बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दौरान गुफ्तगू कहा कि आखिरी दम तक कानून की बालादस्ती के लिए लड़ेंगे, जबकि रूस से तेल खरीदने के मामले पर PDM की जमातों के मुतज़ाद बयान सामने आ रहे हैं। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब आज कहते हैं कि ऑडियोज़ लीक करके जो लोग समझते हैं कि वो इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाएंगे तो वो ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाएंगे। समेत दिन भर जो हम मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वेलकम जी, आपको भी। सर, खान साहब ने जो असम्बलियों को तहलील करने के हवाले से कहा है कि वो कल तारीख का ऐलान करेंगे कि असम्बलियाँ कब तहलील करने जा रहे हैं खान साहब। क्या समझ रहे हैं आप कि क्या खान साहब आखिरकार असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से फैसला करेंगे, या फिर कल भी हम देखेंगे कि कोई और तारीख या इसको मजीद लटकाने की कोशिश की जाएगी मामले को? देखिए, अब 24 घंटे हैं। ये 24 घंटे मुल्क की सियासत को किस तरफ लेके जाते हैं। 3-4 बातें इसमें हम। पहली बात तो ये है कि ये जो कोशिशें थीं दरमियान में, जिसमें आरिफ अलवी साहब भी यहाँ से जो पैगाम लेके गए थे, ईवान सदर के और बाकी जो ज़राए हैं वो ये बात कह रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब का ये कहना था कि आप इसमें ताख़ीर करें, असम्बलियाँ ना तोड़ें अभी। और ये इमरान खान साहब के लिए ग़ालिबन मशवरा था। और दूसरी बात यह कि हुकूमत की तरफ से पहले तो इसहाक डार साहब की बात, वफाकी हुकूमत की बात हो रही, वो बात करते रहे, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो एयाज सादिक साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी बात की। और इसमें जो है वो फिर मैसेज यही था कि इसको ना सिर्फ ये कि असम्बलियाँ ना तोड़ें, बल्कि कौमी असम्बली में वापस आएँ। और साथ ही आपने देखा होगा कि वो थोड़ा सा कैरेट एंड स्टिक वाला मामला, कि आराम से बात भी जा रही है, लेकिन साथ साथ जो है वो ऑडियोज़ भी आ रही हैं और टेप्स भी आ रही हैं और ये भी हो रहा है और वो भी हो रहा है सारा। तो अच्छा, यही बात जो है वो फिर ग़ालिबन परवेज़ इलाही साहब की तरफ से भी आई कि भाई 3-4 मामलात ऐसे हैं जो कि अगर आप सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। और इसीलिए पिछले चंद दिनों में मुख्तलिफ MPs और मुख्तलिफ वज़रा, सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली, उनके साथ वज़ीर आला ने बतौर वज़ीर आला उनके सेशंस को का जो अरकान है मुख्तलिफ, उनके साथ हम खबरें भी आती रहीं कि वो मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पे और उस पर बात कर रहे हैं। और उनका ये कहना था कि ये 4-5 महीने जो हैं इसमें तरक्याती फंड्स और जो मंसूबे शुरू किए हुए हैं और सारा जो है मामला वो आगे चलेगा। और इस बात की क्या गारंटी है कि यहाँ पे इलेक्शंस हो जाएंगे, और ये कि बहुत ज़्यादा मतलब है कि आने वाले दिनों में जुल्म और सितम भी हो सकता है अगर हम सेटअप से आउट हो गए। इसको कोई शख्स इस अंदाज में कह रहा है कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा होगा किसी को बहुत मार पड़ेगी इसे, लेकिन बहरहाल इस अंदाज में बात होगी, फिर तो बड़ा वाकई हुकूमत जो है वो खुला के सामने आ जाएगी। और लेकिन इमरान खान जो है वो इसमें से किसी, अच्छा फिर ये बात भी हुई कि जी सीट एडजस्टमेंट, इमरान खान साहब का ग़ालिबन ये था कि जी मुस्लिम लीग का अब्ज़म हो जाए इसमें PTI के अंदर। लेकिन उनका ये था कि नहीं, हम अपनी शनाख्त को अलग रखना चाहते हैं। और उसमें यह है कि हम जो हैं चाहते हैं कि पहले मुख्तलिफ खबरें आई सीटों के हवाले से, 30, पहले 40, फिर 30, फिर 20 पे मामला रुक गया जाके। इमरान खान साहब ने कोई उस पर ख़ास कमिटमेंट अभी तक नहीं की जो इतलात है। अच्छा, उसकी वजह एक ये है कि इमरान खान साहब को ग़ालिबन इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि PDM की तरफ से भी अब वो दुआए खैर वाली ऑफ़र नहीं है। सही। और उसकी वजह यह है कि वो दुआए खैर की ऑफ़र अभी तो हो सकती है 2 महीने 3 महीने के लिए, लेकिन 2 या 3 महीने के बाद परवेज़ इलाही साहब क्या करेंगे, यमुना इलाही क्या करेंगे, उनका सियासी, देखें उनका सियासी मुस्तकबिल आगे जो है वो परवेज़ इलाही साहब का वो मतलब ये अगर फ़र्ज़ करें 20 सीट्स यहाँ से 20 सीटों पर एडजस्टमेंट हो जाती है, जिसमें वो एक शफ़कत महमूद साहब वाली सीट भी है ग़ालिबन, तो वो 20 सीटों पे होती है नहीं होती, लेकिन ये 20 सीटें नवाज शरीफ साहब देंगे उन्हें। नवाज शरीफ साहब, ये तो क्या मेरी इत्तला है कि नवाज शरीफ साहब वो जो कौमी असम्बली में मौजूद शख्सियात इधर से उधर गई थी, उन पर भी वो डबल माइंडेड है। मुझे किसी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने बताया, उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि वो जो मैंने कल बात की थी कि इतने सारे लोगों को नून का टिकट, अच्छा अब नून के टिकट स्टॉक में गिरा हुआ है, स्टॉक मार्केट में PTI का टिकट ऊपर है, उस वक्त नून का टिकट ऊपर था, जो स्टॉक भी तो ऊपर नीचे होती रहती है ना। अच्छा, तो स्टॉक में इस वक्त चल रहा है PTI का टिकट,
तो नून का टिकट तो वैसे ठप हुआ हुआ है, तो वो इस वक्त नून का टिकट, इस वक्त तो पीटीआई के टिकट की बात हो रही है। अच्छा, तो यहां पर हुकूमत जो है, जो मरकजी हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, उनके पास ये कि फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, वो सारा डिपेंड करता है कि उसमें मतलब इतना आसान नहीं है फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देना इसाक डार साहब के लिए, मिफ्ता इस्माइल साहब के लिए, बाकी मतलब फिर बहुत बड़ा इशू होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी का। मतलब होता है कि आपको बहुत कुछ करना होता है फिर मुल्क में, फिर उसके बाद फिर इलेक्शन की तरफ नहीं जाते आप, फिर उसके बाद जो कुछ होता है लोगों के साथ इमरजेंसी लगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने के बाद, तो इलेक्शन आगे कर देना इतना आसान भी नहीं है। अच्छा, अब इसमें जो है, तो ये अब सूरत हाल जो है वो एक ऐसी बन गई है जिसमें इमरान खान साहब कल गालिबन, हम अंदाजा लगा सकते हैं सिर्फ, और अंदाजा ये है कि वो तारीख दे देंगे 23। अच्छा, हाँ, 23 तारीख दे देंगे, 23 भी दे सकते हैं, 27 भी दे सकते हैं, कोई भी तारीख दे सकते हैं, लेकिन वो ऐलान करेंगे, ऐलान कर देंगे कल। ठीक है। और उस जो लिबर्टी पे तैयारियां हो रही हैं जिस जलसे की, ज़ाहिर है कि मुल्क भर में उसकी स्क्रीन्स लगेंगी और जो भी पीटीआई के दुनिया भर में लोग देखेंगे, उसमें जो है वो महमूद खान भी तशरीफ ला रहे हैं, और इमरान खान साहब ने दावत दे दी है परवेज इलाही साहब को कि आप भी तशरीफ लाएं और सब आ जाएं, यानी सब के सब आ जाएं, और नो मोर टॉक्स, मतलब कश्तियां जला दी। अच्छा, हाँ, तारिक बिन ज़ियाद, ठीक है, उतर गए जनाब वहाँ पे, और कश्तियाँ वश्तियाँ जला के और मेडिटेरियन सी क्रॉस करके, ठीक है ना, मराकश से उधर लैंड हो गए स्पेन में, और कश्तियाँ जला दी। और अच्छा, यहाँ अब जो इस्लामाबाद के अंदर अब एक पैनिक है, अच्छा पैनिक है कि उसकी वजह ये कि इमरान खान तो जा चुके हैं ना इलेक्शन मोड में कि ये इलेक्शन होगा, और मैं बात करता हूं या नहीं करता, दोनों सूरतों में वो जो मसाइल खड़े हो रहे हैं वो खड़े हो रहे हैं, एफआईआरें भी कट रही हैं, और ये तोशाखाना की भी मामलात आगे बढ़ रहे हैं, उसमें अरबों का भी आ गया किस्सा, ऑडियो लीक्स हो रही हैं, और ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये जो है, ये मेरे साथ एक बूबी ट्रैप है जिसमें मैं नहीं आऊँगा, ठीक है। और वो बल्कि बार बार अब बाजवा साहब को जिक्र कर रहे हैं कि मैं उनकी वजह से मैंने धोखा खाया, वो किसी पर भी इमरान खान किसी की बात नहीं सुन रहे, ठीक है, और ना उनसे कोई ऐसी बात कर रहा है इस वक्त। इमरान खान साहब ने एक बात कह दी, जिसने आना है आए, नहीं आना ना आए। और वो ये बाजवा साहब पे तनकीदात भी उन्होंने की, उन्होंने कहा भाई मुझे तो, मैं तो इस केसेस सारे नैब वेब के वही देखते थे मामला, और एक दो उन्होंने यहाँ तक कहा कि चेयरमैन नैब को मैंने बुलाया, तो चेयरमैन नैब ने मुझसे कहा कि जी मैं तो वहाँ से ऑर्डर्स लेता हूँ। तो इशू, अच्छा हमारे ऊपर तासुर दूसरा है, अब इमरान खान दूसरी बात कर रहे हैं, हमारे ऊपर तासुर ये रहा अब तक कि शायद वो जो तैयबा गुल वाला मामला, लेकिन खान साहब ने आज कहा कि नहीं, ये तो मामला ही नहीं था, तो वहाँ से होता था सारा मामला। तो अब ये एक फटा पड़ा हुआ है, बाजवा साहब तो ज़्यादा जवाब नहीं दे सकते, लेकिन इमरान खान साहब मुसलसल उनका जिक्र कर रहे हैं, जिक्र खैर कर रहे हैं। फिर ये भी सवाल है कि जी फिर एक्सटेंशन की बात क्यों हुई, तो वो कहते हैं कि इसलिए कि अदम इस्तेकाम ना होता मुल्क में, वो बहरहाल खान साहब की जो भी उसमें पॉइंट। असल बात है कि कल क्या, तो कल गालिबन ये है कि इमरान खान साहब ने ये ऐलान करने जा रहे हैं, वो एक तारीख देने जा रहे हैं, और इसी महीने की तारीख है। ठीक। यहां इस्लामाबाद के में जो वफाकी हुकूमत है, ये अरेंजमेंट है जो भी है, उसके अंदर फटा पड़ा हुआ है। एक तो फटा पड़ा हुआ सबसे जो अहम मसला है मुल्क का, वो है मईशत, जो मईशत का कोई सर पैर नहीं, और वो छोड़ छाड़ के भाग गए हैं सारे, ठीक है। इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे ना, तो अपोजिशन पे तनकीद करते थे, तो हम कहते थे कि इमरान खान साहब अब जरा ट्रक के से उतरे, कंटेनर से, और गवर्नेंस पे तवज्जो दें, तो वो कहते थे कि नहीं मैं इन चोरों को नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं। वो तो एक पार्टी थी ना, एक शख्स था। यहां पर ये 13 जमातें जो हैं, ये अभी तक कंटेनर या ट्रैक्टर या गाड़ियां उसकी छतों में चढ़ी हैं, इनको भी इमरान खान के अलावा कुछ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं हो रही, कोई जलसा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, आगे पीछे दाएं बाएं मईशत इमरान खान ने कर दी है। इमरान खान ये अपनी परफॉर्मेंस कोई नहीं दे पा रहे, ना ही इमरान खान के बयानिए का तो कोई तोड़ है इनके पास। अच्छा, फिर ऊपर से आपस में फटा शुरू हो गया। देखिए, पहले मामला खराब हुआ मिफ्ता इस्माइल साहब का और इसाक डार साहब का, हम तनकीद करते रहे मिफ्ता इस्माइल साहब पे, लेकिन आज जो है वो इस बात को तस्लीम किया डॉक्टर आयशा साहबा ने कि वो आईएमएफ के साथ मामला जो है वो इस वक्त बिगड़े हुए हैं, और अब वो पता नहीं पैसे कब आएंगे, कब नहीं आएंगे, क्या होगा,
मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि भी टेक्निकली आप मतलब वैसे डिफॉल्ट नहीं हो, टेक्निकली डिफॉल्ट जो पैसे ही नहीं है तो क्या करेंगे आप, कहां से निकाल के देंगे। दूसरा फटा पड़ गया ये हमारे मुहतरम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब का। उससे पहले डॉक्टर साहब ने कहा कि रूस का तेल आ रहा है, कभी कहते नहीं आ रहा है वो सामने से आ रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहां पे थे न्यूयॉर्क में, एक तो उनका पेचा पड़ गया उनसे इंडियंस के साथ, और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि ये जो मामला आपका, ये उसामा बिन लादेन तो मर चुका जी, लेकिन जो गुजरात का कसाई है वो जिंदा है, बेचारा गुजरात, और वो आपका वजीर आजम है इंडिया का, और आपने यहाँ पे उसको उसका वीजा रोका था। और ये आरएसएस जो है, इसमें एसएस जो है, ये तो हिटलर के नाम, ये इस कदर सख्त इंडिया एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये बयान बिलावल भुट्टो ने जबरदस्त कर दिया उनको, उनके वो उसके बाद वो जयशंकर आगे पीछे, उनकी वजारत खारजा वारजा बयान ये वो सारा, ये क्या हो गया। पर इस तरह का अटैक मोदी पर कभी किसी ने नहीं किया, मतलब एक बिल्कुल जो है ना। तो ये, लेकिन बिलावल भुट्टो का और इधर मुसद्दिक मलिक साहब का मसला, मुसद्दिक मलिक रूस का तेल आ रहा है, उन्होंने कहा ट्रक की बत्ती। बिलावल भुट्टो साहब का ये जुमला मुझे पसंद है, ट्रक की बत्ती, ये कुछ हमारा कुछ अच्छा सिमिलर है, हाँ मतलब है कुछ हाँ। अच्छा, ये ट्रक की बत्ती है। अच्छा, अब ये है ट्रक की बत्ती, ये इतनी बड़ी ट्रक की बत्ती है, रूस का जो तेल है, इसकी तो बात इमरान खान ने शुरू की थी उस वक्त, इसको तो पता भी नहीं था किसी को रूस में तेल भी होता है, कई लोगों को पता नहीं था रूस कोई मुल्क भी है। वो रूस रशिया, तो यूक्रेन की जंग शुरू हुई, वो रशिया के ऑयल की बात हुई। अच्छा, अब वो हमारे अदर कहते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा, बहरहाल वो रूस के तेल की बात शुरू हुई, तो मसला ये है कि वो फड्डा पड़ा हुआ है तब से लेके अभी तक। ये हम जाए ना, एक है नॉर्थ सी, नॉर्थ सी बिल्कुल आप यूं समझें कि यानी अटलांटिक के ऊपर है, और इसको बेल्जियम और नॉर्वे और स्कॉटलैंड और बर्तानिया और ये एक नॉर्थ सी है, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ सी वो जगह है जहां से वाइकिंग्स शुरू हुए थे, वाइकिंग्स का जहां से स्टार्ट हुआ था नॉर्थ सी से हुआ था। नॉर्थ सी यूरोप के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए पाकिस्तान में या इधर इंडिया या यहाँ पे ज़्यादा नॉर्थ सी डिस्कस नहीं होता, वहाँ पर बहुत उसकी इंपॉर्टेंस है यूरोप में। तो नॉर्थ सी जो है, नॉर्थ सी में स्कॉटलैंड का एक यानी उसका एक उसके तसल्लुत में स्कॉटलैंड के अंडर एक जजीरा आता है। अच्छा, वो जजीरों के नाम जो हैं वो उन्होंने परिंदों के नाम पे रखे हुए थे। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये परिंदों के नाम पे इसलिए रखे हुए थे। ये जो जजीरा है, हाँ, इसका नाम है ब्रेंट ऑयल फील्ड। अच्छा, ब्रेंट ऑयल फील्ड जो है, ये 1971 में या 72 में जब यहां से ऑयल निकलना शुरू हुआ, तो उन्होंने वो ब्रेंट एक परिंदा है, तो उसके नाम पे उन्होंने वो जगह रख दी, ऑयल फील्ड नाम रख दिया, और वहां से ऑयल निकलना शुरू हुआ, और बहुत ऑयल निकलना शुरू हुआ, और उसके नतीजे में ये लफ्ज निकला जिसको हम ब्रेंट ऑयल कहते हैं। ये ब्रेंट जो है, ये ब्रेंट वो जजीरा, हाँ वो जजीरा है, परिंदा जिसके नाम पे वो शेल कंपनी, बड़ी कंपनी है, बर्तानिया, लंदन में उनका हेडक्वार्टर है। तो वो जो है वो उसके बाद खैर बहरहाल ये हुआ, तो ये फिर जो इंटरनेशनल सिस्टम है ऑयल का, उन्होंने वो उसको ब्रेंट ऑयल कहना शुरू कर दिया, ये यूरोप का ऑयल है, ठीक है। अच्छा, ये ब्रेंट ऑयल फील्ड अब खत्म हो गई है, ये ध्यान में रखें। ब्रेंट ऑयल का नाम चलता है कि ब्रेंट ऑयल इतना है मार्केट में, ब्रेंट ऑयल आज इतने का हो गया, आज इतने का हो गया, और लेकिन वो ब्रेंट ऑयल जो है वो यानी खत्म हो चुका है, उसकी ये जो ऑयल फील्ड्स हैं ये बंद हो चुकी हैं, और ये खत्म हो गया है, और अब इसका वजूद नहीं है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो बात है, तो ये ब्रेंट ऑयल फील्ड्स ये खत्म हो गई। अच्छा, और उसके बाद ये हुआ कि फिर जो है वो, तो उसकी कीमत ब्रेंट ऑयल की जब हम कहते हैं, तो असल में वो उस ब्रेंट ऑयल से हम मिलाते हैं जो वहां पे, ये ऑयल बड़ी अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि इसमें सल्फर कम, ये लाइट ऑयल है। अच्छा, यानी हल्का तेल है, ये हल्का से मुराद क्वालिटी में हल्का नहीं, यानी लाइट इसलिए कहलाता है, तो लाइट ऑयल कहते हैं कि हाँ, क्योंकि डेंसिटी लाइट है इसकी, इसमें सल्फर कम है। अच्छा, तो इसलिए अच्छी क्वालिटी का ये ऑयल है। और फिर उसके बाद दूसरा जो है वो तो ब्रेंट ऑयल की प्राइस इस तरह देखते हैं। दूसरा जो नापने का तरीका है वो है टेक्सास इंटरनेशनल यानी WTI। अच्छा, और वेस्ट टेक्सास इंटरनेशनल WTI, ये जो है ये अमेरिका का ऑयल है, और उसके हिसाब से इसको देखा जाता है, और इसमें भी जो है वो अच्छी
आप कहें कि इसमें यानी ये भी अच्छा ऑयल है क्योंकि इसमें भी सल्फर जो है वो कम है। तो ज्यादातर आलमी मार्केट, अच्छा फिर तीसरे नंबर पे आता है ये दुबई ऑयल, ये दुबई क्रूड, ये दुबई के अंदर से यूएई, ये जितना एशिया को ऑयल जा रहा है तो वो देखते हैं अच्छा जी दुबई ऑयल की प्राइस के, मतलब 3 हैं बड़े ना दुनिया में, जिसमें आप कहते हैं कि जी आज ब्रेंट ऑयल कितने का है, आज WTI का ऑयल, आप कोई भी ऑयल की प्राइसेस चेक करें तो उसमें ये 2-3 नजर आएंगी आपको प्राइसेस कि ब्रेंट ऑयल इतने का है, WTI में ये प्राइस है, दुबई ऑयल की प्राइस है। चौथा जो है वो है उरल ऑयल। उरल ऑयल वो है जो कि रशिया में पैदा होता है, और रशिया में वो आता है, वो साइबेरिया, पहले तो वो साइबेरिया की ऑयल फील्ड जो है वहां से वो आता है, और फिर उसके बाद जो है वो उसमें उरल के पहाड़, और साथ ही ये अगर हम इस मैप में देखें तो ज्यादा हमें बेहतर नजर आ जाएगा, उसमें फिर ये वोल्गा का जो बेसन है, यानी वो दरिया और पहाड़ों के दरमियान, फिर वो पूरा जो है वो वहां से मिक्स होके और फिर वो आगे यूरोप की तरफ और बाकी दुनिया में जाता है। तो ये उरल ऑयल है। इस ऑयल का प्रॉब्लम ये है कि इसमें सल्फर ज्यादा है। इसमें सल्फर, उन तमाम ऑयल्स में सल्फर कम है, इनमें सल्फर ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए इसकी रिफाइनरीज अलग हैं। अगर हम ब्रेंट ऑयल यहां से पाकिस्तान में ब्रेंट ऑयल ले रहे हैं हम, या दुबई ऑयल यहां से ऑयल ले रहे हैं अगर, तो उसके लिए आपको रिफाइनरीज जो चाहिए उसमें सल्फर को, यानी कम सल्फर को आप रिफाइन कर सकते हैं। ये जो उरल ऑयल है इसके लिए खास किस्म की रिफाइनरीज चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात ये है तो वो आपके पास रिफाइनरीज नहीं है। अच्छा, अब वो भी पहले उन्होंने कहा ट्रक की बत्ती, फिर उन्होंने कहा मुसद्दिक मलिक साहब ने कि भाई बातचीत चल रही है, आएगा ना आगे जाके, कब आएगा, कहां से आएगा, कैसे आएगा, क्या, तो वो पूरा धबरदूज हो गया सारा का सारा कि फिलहाल तो नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब देखें ना, मसला ये है कि ये कब की प्लानिंग्स होती हैं, कितने सालों की प्लानिंग्स, क्या आप एक मुतबादिल ऑयल की फैसिलिटीज लेने के लिए आप कोई बातचीत, कोई तरीका, कोई मुआहदे करते हैं। मैंने कहा ना, आप मतलब बीच में वो सारा फंसा हुआ है मामला बीच में। तो ये है ट्रक की बत्ती, मैं नहीं कह रहा, अब तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कह दी, तो आगे जब भी हम ट्रक की बत्ती यूज करें तो ये उनके ऊपर ही डाल दें कि ये उनका लफ्ज है। तो ये ट्रक की बत्ती है जी। अब यहां पर इमरान खान साहब कल तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं, और परवेज इलाही साहब या बाकी कोई भी शख्स अभी इस वक्त तक इमरान खान साहब को, चाहे वो सदर मुमलिकत हो, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, या कोई और शख्स, इमरान खान को कायल नहीं कर सके कि आप इसी महीने की तारीख दे दें। वो तारीख या अब रात को कुछ हो जाए चमत्कार, कल हो जाए, क्या हुकूमत भी आ गई इलेक्शन मोड में। अब नोट करें उनके मुकम्मल, अभी सादर रफीकी साहब आज खिताब कर रहे थे, मलिक अहमद खान साहब खिताब कर रहे थे, बाकी लोग वो भी इलेक्शन मोड में आ गए हैं कि अगर इन केस अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि हमें अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना पड़ जाए तो ये इमरजेंसी वगैरह लगा के हम भागे ना अवाम के सामने, हम भी उसको भरपूर अंदाज में सियासी मैदान में उसको फेस करें। और मेरा ख्याल से इसमें जो है वो नवाज शरीफ साहब की भी शायद ये सोच ना हो कि हम ये गवर्नर के थ्रू एक अदम एतमाद और ये सारा, क्योंकि इसके नतीजे में वक्त का बेहतर यह है, सबसे अच्छा तो ये कि बैठ के बात करें सबसे, क्योंकि मुल्क ये अदम इस्तेकाम में चला जाएगा, फिर असेंबलियां टूट जाती हैं तो व्हाट नेक्स्ट इशू होगा ना, फिर क्या, उससे बेहतर है कि इसको बैठ के बात करें। अभी बीच में बात, ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आके बात करते हैं। लेकिन इमरान खान कहते हैं ना मुझे दीवार से लगा दिए। हाँ। बैठ के बात करें और बैठ के अफाम तफहीम से इसका हल निकालें। इलेक्शन मैं वही कहता हूं ना, अक्टूबर में नहीं तो जुलाई में नहीं तो मई में, जून में, आगे पीछे करके एक मामले को आगे लेके चलें बैठ के। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, कल असेंबलियों की तहलील के हवाले से जो बात हो रही है, क्या आप समझते हैं कि तहलील की सूरत में किसी तरह से हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड कर पाएंगे PTI वाले, और उसके बाद क्या हुकूमत जो है वो इंतखाबात की तरफ जा सकती है, या माशी अदम इस्तेकाम और बढ़ेगा और सिक्योरिटी क्राइसिस भी बढ़ेगा, और ये ऐलान के ऊपर डिपेंड करता है कि क्योंकि काफ़ी बड़ी तादाद, देखिए पहले तो ये था ना कि थोड़े से लोग ऐसे थे जो ये कहते थे कि हम वापस जाएं असेंबली में। अब ज़्यादा बड़ी तादाद ऐसी है जो कि परवेज़ इलाही साहब के नुक्ता नज़र, वो कहते हैं कि परवेज़ इलाही साहब 3-4 पॉइंट्स हैं, परवेज़ इलाही साहब की भी जो दलाइल हैं
वो ये कहते हैं कि जी अरबों रुपए के या खरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं, तो अगर अभी हम हुकूमत से निकल गए तो उस पर मुस्लिम लीग नून के बाकी लोग आके फीते काटेंगे। फिर ये है कि इमरान खान साहब को उन्होंने कहा कि आपको तो 4 महीने के लिए डॉक्टर ने कहा आराम करें। इमरान खान साहब जो यानी तमाम तर खूबियों खामियों इंसान है, लेकिन उनके अंदर ये जो विल पावर उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग है। यानी जब ये कंटेनर के ऊपर से भी गिरे थे तो उस वक्त भी ये हुआ था कि जिनको बाहर भेजा जाए और ये सारी उम्र नहीं उठ सकेंगे, सारी उम्र हिल नहीं सकेंगे, इस तरह की बातें हो रही थी, पैरालिसिस हो गया, ये हो गया। तो इन्होंने उसके बाद विल पावर इनकी जो है, और ज़ाहिर है अल्लाह ताला का करम भी, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, ये तवक्को से ज़्यादा जल्द ये अपने पैरों पर खड़े हो गए, सेहतयाब हो गए थे। और आज इमरान खान साहब ने ये शाम को कल ये तस्वीर अपनी जारी की है जिसमें वो खड़े हैं, ठीक है। और ये उस वक्त है जबकि डॉक्टर्स का ये कहना था कि ये कम से कम 3-4 माह 2-3 माह तक तो खड़े नहीं हो सकेंगे, अपने टांग पे पूरा वजन नहीं डाल सकेंगे और वॉक वगैरह। तो ये इमरान खान साहब की ये उनकी लेटेस्ट सेहत के हवाले से। तो इमरान ये पूरा पहले ऊपर गिरे थे ना, और ये तो बच गए थे बिल्कुल। यानी अगर इनकी ये बैक रीढ़ की हड्डी जो है वो जरा सा भी उसके फ्रैक्चर आता, वो बहुत तकलीफ में थे जो, यानी उसमें ज़ाहिर इस वक्त भी तकलीफ में, लेकिन उस वक्त तो बहुत पेन था उस वक्त, बहुत ज़्यादा इनको। अच्छा, अब उसने ये कि उनको ये कहा, तो वो जो परवेज इलाही साहब की दलाइल है वो ये है कि जी वो नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे और मरीम नवाज साहब आ जाएंगी, और अगर हमारी हुकूमत रहेगी तो हम तो उतरने नहीं देंगे यहाँ पे, फिर वो उतरेंगे इस्लामाबाद में। लेकिन अगर हमारी हुकूमत चली गई तो वो तो यहाँ उतरेंगे, और आपकी तबीयत तो ठीक नहीं है, तो इलेक्शन कैंपेन कौन चलाएगा। और फिर उसके बाद ये है कि थोड़ा सा डराने की बात। अच्छा, खान साहब की तबीयत मिजाज के खिलाफ है कि उनको कोई डराए, बाकी तो आप उनसे कर सकते हैं, सियासी मामला पे बहस कर सकते हैं, लेकिन ये जो डराने वाली चीज़ है ना कि जी ऐसा करें वरना देखें ना ऐसा हो जाएगा, तो ये फिर और उनको, हाँ वो ठीक, वो कहते हैं बातचीत करें, ज़ाहिर दरवाजे सियासत में बंद नहीं होते, लेकिन जो डराने वाली चीज़ है ना उससे, हाँ तो वो उससे मेरे ख्याल से इरिटेट होगा। उन्होंने कहा सबको सब जाओ भाड़ में, कोई किसी किस्म की बात नहीं, सब जिसने आना है आए, कल लिबर्टी चौक पे ऐलान करिए। अभी तक ये सूरत हाल है, और सीटें वीटें भी देख लेंगे, एडजस्ट होती रहेंगी, बस ज़्यादा नहीं, वो कहते हैं ना बस भाई बस, ज़्यादा बात नहीं, ठीक है। तो वो अब देखेंगे कल क्या सूरत हाल बनती है। अच्छा, यहाँ पर मैं दोबारा ये बात कह रहा हूँ कि जो खित्ते की देखें, ये जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, चाइना इंडिया का मामला लंबा पड़ा हुआ है, ठीक है ना, फॉर एवर वॉर की तरफ कहीं चलेंगे ये मामला। ये जो भी लैंड्स के ऊपर ये क्राइसिस होते हैं या नहीं, ये फॉर एवर वॉर शुरू हो जाती है फिर उसमें। और उसमें जो लेटेस्ट एक टर्न आ गया है, और वो हमारे खत्ते में ही आ गया है, ईस्ट में ही है ना, हम एशिया में ही, और वो आ गया है जापान का। जापान ने, मैं यहाँ पे मैं कोट कर रहा हूँ, अल जज़ीरा को हम कोट कर सकते हैं, हम किसी और न्यूज़पेपर को भी कोट कर सकते हैं, कई उसमें जापान के हवाले से ये है कि ये गार्डियन को हम कोट कर देते हैं कि जापान ऑफ रूज बिगेस्ट मिलिट्री बिल्डअप सिंस वर्ल्ड वॉर, ठीक है, चाइना फेयर्स। और इसी को फिर जो है वो बाकी सारे, अच्छा इसको वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है कि जापान ने $320 बिलियन, अब ये जरा डिफेंस का बजट देखें, 320 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट वो अपनी करने जा रहे हैं इस पे, तो इसका मतलब ये हुआ 320 बिलियन, ठीक है, और मोर पावरफुल मिलिट्री, ठीक है। तो इसमें इशू ये है सारा कि, और इसके अंदर ये 320 बिलियन की फिगर अल जजीरा ने भी दी है, 320 बिलियन। अब नोट करें अपने ज़र मुबादला के ज़खायर और उनका सिर्फ दिफाई खर्चा 320 अरब। और जापान के साथ, ये जापान हमारा, यानी जाहिर है कि इस वक्त दुनिया एशिया पैसिफिक या इंडो पैसिफिक के हवाले से ये पूरा, तो जापान जो है ये इनको, ये पहली दफा हो रहा है वर्ल्ड वॉर के बाद, ये जापान को फौजें रखने की और इस तरह करने की इजाजत नहीं थी। ये वर्ल्ड वॉर 2 में तो जापान ने सरेंडर कर दिया था ना, उनके ऊपर जब वो 2 न्यूक्लियर गिरे तो जापान ने सरेंडर कर दिया, और सरेंडर कर दिया तो उसके बाद ये हुआ कि इनके साथ ट्रीटी हुई। अच्छा, 5 साल तक तो ये कब्जा रहा ना अमेरिका का, उन्होंने 52 तक तो कब्जा रखा यहाँ पे, ठीक है, 51-52 तक तो कब्जा ही रहा, यानी अमेरिका ऑक्युपाइड अलाइड फोर्सेस जो थी, और अमेरिका वो जनरल मैकार्थर के पूरा ऑक्युपाइड, जापान ऑक्युपेशन में रहा। उसके बाद वो एग्रीमेंट साइन हुआ, म्यूचुअल ट्रीटी अमेरिका का और जापान का, और उसका जो आर्टिकल 9 था, उसका आर्टिकल 9 है बल्कि, उसमें यह था कि आप सिर्फ डिफेंसिव फोर्स रखेंगे अपने पास,
और बाकी आपके यहाँ जो फोर्सेज हैं वो अमेरिका की होंगी। सिक्योरिटी आपकी अमेरिका, और ये बड़ी बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा जब ये खलीजी जंग हुई। अच्छा। तो जापान ने फंड किया, लेकिन जापान की फौज नहीं आ सकी। ये जब खलीजी जंगें हुई बाकी सारी, जापानीज फौज नहीं आ सकती थी कहीं पर, क्योंकि आप ये था कि डिफेंड करेंगे कहीं जापान की फौज हमें नजर ना आए। ठीक। तो उसके नतीजे में वहां पर जो है फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता करके परमिशन मिली कि आप थोड़े से मिसाइल बना लें, ये बना लें। अब जापान जो है वो उससे निकल गया है बड़ी हद तक। वो कह रहा है कि चाइना के साथ ये जो मामलात हो रहे हैं, वो जिस तरह ताइवान के ऊपर कभी हमारे सी में नॉर्थ कोरिया चलाता है मिसाइल, तो जापान ने आज अनाउंस कर दिया कि वो बड़ा एक तारीखी दिन है कि जापान उससे आज़ाद हो गया, ये अमेरिका ने आज़ाद कर दिया। लेकिन इशू ये कि 55,000 अमेरिकन फौजी हैं, 55,000 अमेरिकन फौजी जापान में, और जापान में 85 बेसिस हैं अमेरिका की, और 85 बेसिस हैं। और अगर हम नक्शा देखें जापान का तो उसमें बहुत बहुत ज़्यादा अमेरिका, और वो वहाँ पर जो है ना, वो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इनको अच्छा नहीं समझा जाता, इनको यानी अमेरिकन बेसिस को, हाँ बेसिस को, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादतियों की खबरें भी आती हैं, अमेरिकन फौजी ज़्यादती कर रहे हैं मकामी लोगों के साथ। वहाँ पर उनको मतलब है कि मतलब एक तरह से वो रिपोर्ट्स होती हैं जी, ऑक्यूपाइड नहीं, मतलब बैठे हुए हैं ना वहाँ पे, बैठे हुए हैं जी वो। तो जापान उससे निकला। जापान तरक्की तो कर गया बहुत ज़्यादा, लेकिन एक चीज़ होती है ना, हम अपना डिफेंड नहीं कर पा रहे। तो अभी अमेरिका की रजामंदी से ही हुआ है, लेकिन अब अमेरिका की डिपेंडेंस कुछ अरसे के बाद वो कहेंगे भाईजान अब तशरीफ यहाँ से फौज आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से निकलने जो अमेरिका के लिए बड़ा ये इंपॉर्टेंट, ये जो बेसिस हैं ये पैसिफिक के अंदर अमेरिका की प्रेजेंस बड़ी जरूरी है। लेकिन अमेरिका अब स्ट्रेच हो रहा है ना, मतलब गुआम पे मौजूद है, फिलिपीन में, जापान में रहेगी, यकीनन उनकी बेसिस रहेंगी, हवाई में रहेंगी, ऑस्ट्रेलिया में रहेंगी, बाकी जगहों पर रहेंगी। लेकिन इशू ये है कि अगर आप सिर्फ ये फैसिलिटीज देख लें ना, यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज इन जापान, ये अगर मैप हम देख लें तो आपको अंदाजा होगा कि कितनी बेसिस हैं, कितनी जगह हैं ये। अगर हम देख सकें इसको, इसका मैप चंद मिनट के लिए, चंद सेकंड्स के लिए दिखा सकें, तो ये मिलिट्री फैसिलिटीज भरी हुई हैं जापान की। पूरा जापान लगता है कि वो मिलिट्री बेसिस ही हैं, उस पर और कुछ है ही नहीं। तो ये देखें आप जरा, ये सिर्फ बेसिस देखें आप, 1 2 3 4, ये सारी मिलिट्री बेसिस ही हैं, ये शहर नहीं है। इधर इतने फौजी, इधर इतने फौजी, इधर इतने फौजी, इधर इतने फौजी। एक जापान है, वो क्या है भाई, इधर फौजी, आगे पीछे दाएं बाएं, वो जहां जाए ये सारी बेसिस हैं, ये हर जगह देखें ना, हर जगह पूरे जापान भरा हुआ है, 85 बेसिस। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं। 37 एक जगह पर है उसमें से जी। ठीक है, आपसे मजीद ये पड़ोस में ये चीज आ गई। अब आप आ जाएंगे इसका फिर पाकिस्तान पर क्या असर पड़ने जा रहा है, बात करते हैं। नाजरीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, अभी तक ये शकूक शुबहात है कि परवेज इलाही साहब क्या खान साहब की बात मानकर इसम्बली तहलील करेंगे? देखिए, परवेज इलाही साहब ने खुद तो खान साहब से मुलाकात नहीं की। ये मामला सारे जो हैं ये आरिफ अलवी साहब, मोनिस इलाही साहब, बाकी सबके जरिए होते रहे, लेकिन ये कि इसमें इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बात ये नहीं सुनी। और खान साहब के दिमाग ज़हन में गालिबन ये बात है कि वो जो कहते हैं कि मैं पहले बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल होता रहा मुख्तलिफ लोगों से और मैं फैसले नहीं कर पाया, ये सारी बात। परवेज इलाही साहब के पास दूसरा प्लान भी है, और परवेज इलाही साहब जो इतला है वो ये है कि जो पीपल्स पार्टी के ज़राए और बाकी ज़राए कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब के ये जो शाम को मामला हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं कल तारीख का ऐलान करूंगा, फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो गुफ्तगू भी उन्होंने की है, उसके बाद वो इस्लामाबाद आ गए हैं परवेज इलाही साहब। और आज रात को किसी वक्त उनकी जरदारी साहब से मुलाकात है, और जरदारी साहब इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, और वो शुजात साहब से भी राब्ते में हैं, और वो जरदारी साहब जो हैं वो परवेज इलाही साहब से राब्ते में हैं। सवाल ये है कि दुआए खैर कि आज दोबारा रात को हो सकती है या नहीं, क्या ये मुमकिन है दोबारा कि फिर मिठाई की दुकानें खुलें, फिर दुआए खैर रात को हो? उससे पहले नहीं, खान साहब पहले भी तो खान साहब के अगेंस्ट हो गई थी ना दुआ खैर, तो पीडीएम के साथ आगे थे, फिर वो परवेज इलाही साहब उधर चले गए। सुबह कॉल आई, जो कहते हैं वो बताते हैं। अब ऐसा ना हो कि खान साहब के साथ दुआ खैर हो। नहीं, खान साहब से कुछ छोड़ के आए हैं ना वो। अब खान साहब को तो पता है ना कि इस्लामाबाद में उनकी मुलाकात हो। खान साहब आपके ख्याल से उनको नहीं पता चला होगा कि परवेज इलाही साहब इस्लामाबाद चले गए और उनकी जरदारी साहब से मुलाकात है? थोड़ा बहुत तो देखते हैं ना हमारा प्रोग्राम खान साहब, तो उनको इतना अच्छा। लेकिन देखना अब इसमें यह है कि परवेज इलाही साहब की ये जो मूव है, इसको अप्रूवल तो देने नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने।
यानी वो जो ऑफर है जिसमें परवेज इलाही साहब का ये कहना है कि मेरे साथ अब पीटीआई के लोग भी हैं, ठीक है, और पीटीआई के लोग भी हैं, वो लोग अब उतने नहीं हैं इमरान खान साहब के साथ जितने पहले। तो जाहिर है परवेज इलाही साहब की अपनी सियासत है, वो कहते हैं भाई एक मिनट, ये मंसूबे, यानी उनके अपने दलाइल है ना, इमरान खान के अपने दलाइल हैं। अच्छा, अब उसमें और वो जो फॉर्मूला आरिफ अलवी साहब का था कि पार्लियामेंट में जाके बैठ के बात करनी चाहिए, इमरान खान साहब कह रहे नहीं, बैठ के बात करके मैंने बहुत देख लिया, इसके नतीजे में मैं इस निजाम का हिस्सा नहीं बन के चल सकता, ठीक है। तो क्या दुआ खैर दोबारा होगी, और क्या नवाज शरीफ साहब ऐसा क्या ऑफर करेंगे परवेज इलाही साहब को, अगली वजारत आला ऑफर कर देंगे, सीटें दे देंगे, 20 सीटें 25 सीटें, फिर उधर वो बाकी लोग भी हैं। तो आज की रात क्या दुआ खैर होती है, नहीं होती तो परवेज इलाही साहब वापस चले जाते हैं, फिर वो कल जलसे में होते हैं, नहीं होते 24 घंटे के अंदर ही तय हो जाएगा। लेकिन बैठ के बात सब कर लें तो बहुत अच्छा, ताकि ये अदम इस्तेकाम खत्म हो जाए, ठीक है सर, माशी सिक्योरिटी और बाकी हर हवाले से जो चल रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह।